कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम दावा ठोकेंगे। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि इस चुनाव में जो उत्तर प्रदेश का विशेष तौर पर जनादेश रहा है, इसके बारे में आप क्या आकलन करते हैं और दर्शकों के साथ अपने क्या विचार साझा करेंगे कि ये जनादेश में क्या क्या खास बातें रही जो यूपी से निकला है। ब्रजेश जी, जो परिणाम आया है वो ना अखिलेश यादव ने सोचा होगा, ना राहुल गांधी ने। उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें उनको आ जाएंगी 40 के ऊपर। ये बहुत आश्चर्यजनक परिणाम है उत्तर प्रदेश का। और इसी वजह से बीजेपी जो अकेले 370 पार का उसका लक्ष्य था, उस तक वो नहीं पहुंच पाई है। एनडीए जरूर बहुमत के पार है और वो सरकार बनाएगा, लेकिन भाजपा उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह से चूकी है, हारी है, और उसको इस हार को लंबे समय तक उसको ये दर्द देता रहेगा। एग्जिट पोल जब आया था तो ये हंगामा मचा कि पोस्टर फटा, निकला हीरो, और अब तो एक तरफा मामला हो गया। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से हालात बने, और आज उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल पूरा उसका बैंड बाजा बज गया। एग्जिट पोल कोई सच साबित नहीं हुआ। बार बार प्रत्याशी बदलना बीजेपी के लिए, बार बार प्रत्याशी न बदलने से बीजेपी को नुकसान हुआ। लगातार एक ही प्रत्याशी जो रिपीट होते रहे, उसकी नाराजगी रही। दूसरी बात यह है कि मायावती के दलित वोट का बहुत ज्यादा बिखराव हुआ। ऐसा मैसेज चला गया कि मायावती ऐसे प्रत्याशी दे रही हैं जो भाजपा को नहीं, सपा को हराए। इस वजह से उनका वोट काफी बड़ी संख्या में इस ओर गया। ब्रजेश जी, भाजपा को सबसे पहले जब 400 पार का नारा आया तो शायद इसने सबसे ज्यादा डैमेज किया है, क्योंकि यहीं से इनको एक मौका मिल गया विपक्ष को कि ये संविधान अंबेडकर का बदल देंगे अगर इनको इतनी ताकत मिल गई। और उसको बोलने वाले लल्लू सिंह और तमाम सारे लोग चुनाव हार भी गए हैं। ये मुद्दा जो है ये पकड़ लिया इंडिया गठबंधन ने, और इसको दलितों के बीच में ले जाकर ओबीसी के बीच में खूब मथा। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज इतनी सीटें आई। जो काम मुलायम सिंह यादव नहीं कर पाए थे, वो अखिलेश ने कर दिया। अपने राजनीतिक जीवन में समाजवादी पार्टी सर्वोच्च स्थिति की ओर है, और निश्चित ही जब इन लोगों की सभाओं में भीड़ आ रही थी तो ये बात को भाजपा को समझना चाहिए था कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। जितने सहयोगी दल हैं वो तो डूबे और भाजपा को भी ले डूबे। राजभर का जो बयानबाजी रही कि सपा की छुच्छी खोल दी है साइकिल की, हवा निकल गई, चल नहीं पाएगी, वो खुद भी 1.5 लाख वोटों से लगभग चुनाव हार गया उनका बेटा। पीला गमछा जो लहरा रहा था, आपके मुताबिक ये जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, चाहे अपना दल हो, राजभर हो या निषाद, ये लाइबिलिटी बन गए, असेट कम थे। अगर लाइबिलिटी ना होते तो अनुप्रिया दोनों सीटें जीत लेती। राजा भैया के खिलाफ बोलकर क्षत्रिय समाज को उन्होंने नाराज किया, और इसका असर आप कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद सब जगह देख सकते हैं। तो एक अंडर करंट की बात आई। अंडर करंट संविधान पर, अंबेडकर पर था। इसको बीजेपी जान गई थी, लेकिन वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। ये बात भी लोगों को मानना पड़ेगा। देवतुल्य कार्यकर्ता बोलने से खाली कोई देवता नहीं हो जाता कि आकाश में पहुंच जाए, वहां से आशीर्वाद देने लगेगा। देवतुल्य कार्यकर्ता के बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको फीस देनी पड़ती है, उनको रोजगार चाहिए, उनको घर परिवार चलाना चाहिए। रैली में जाने के लिए मोटरसाइकिल में पेट्रोल न देवो, और देवतुल्य कार्यकर्ता क्या पानी भरा के मोटरसाइकिल में दौड़ेगा? तो ये भी देखना होगा कि कैसे चीजें डोर टू डोर नहीं पहुंची और उनका काट क्यों नहीं हो पाया। ब्रजेश जी, राजभर तो बहुत नुकसान में रहे जी। एमएलसी वाली सीट कार्यकर्ता को दे दिए, लड़के को छड़िप लड़ाई दी। अगर भाजपा सिंबल पे लड़ाए होते तो शायद चुनाव जीत जाते, लेकिन छड़ी खड़ी हुए के बजाय लेट गई। बीजेपी और के वो भी चली गई। अब अकेले बचे कुछ टक्कर और दे पाते निषाद तो कम से कम अपने
जी, निषाद वोट देखिए बहुत बुरी तरह से भागा समाजवादी पार्टी की ओर। ओम प्रकाश, संजय निषाद का लड़का भी हार गया। अब एक चीज आप ये महसूस करिए कि अगर भाजपा ने जयंत चौधरी को पहले गठबंधन न कर लिया होता और वो इंडिया के गठबंधन में रहते, तो ये जो फिगर आ रही है, ये इंडिया गठबंधन की फिगर यूपी में और बदल सकती थी, ये कुछ तस्वीर और होती। अरे साथ साथ केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए, टेनी हार गए, स्मृति ईरानी हार गई, महेंद्र नाथ पांडे हार गए, कौशल किशोर हार गए, साध्वी निरंजन हार गई, संजीव बालियान हार गए, अजय मिश्रा टेनी हार गए, साध्वी हार गई। तो ये बड़ी बात है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात तो बड़ी समस्या है, क्योंकि यूपी में जातियां बहुत मैटर करती हैं, तो ये जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कुर्मी बिरादरी का वोट का क्या हुआ, पासी बिरादरी के वोट का क्या हुआ, मौर्य कुशवाहों के वोट का क्या हुआ, निषाद बिरादरी के वोट का क्या हुआ, और राजपूत वोट बिखरे बीजेपी की तरफ कंसोलिडेट रहे या राजपूत बीजेपी के खिलाफ मेजॉरिटी में गए? राजपूत पहले चरण से बीजेपी से नाराज रहा, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ के नाम पर काफी बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि गोरखपुर मंडल में योगी आदित्यनाथ जो भाजपा है वो पूरी तरह से वो साख बचाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन जब पश्चिम से शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा, यहाँ राजा भैया की वजह से कई सीटों पर असर पड़ गया। अगर अनुप्रिया पटेल ने बयान न दिया होता, देखिए बीजेपी की जो फोकस था उसने राजभर वोटों पर और निषाद वोटों पर फोकस किया। ये 1% 2% है, लेकिन उसके चक्कर में उसने ये 5 और 6% कुर्मी जो मतदाता थे, कुशवाहा जातियां थी, ये इनसे खिसक गई। इस पर ये ध्यान नहीं दे पाए और मायावती का वोट भी जो है वो आरक्षण और संविधान के चक्कर में भटक गया, वो भी जो है गठबंधन के साथ चला गया। ये भी एक बड़ा कारण रहा। देखिए अनुप्रिया पटेल घसट घसट के पहुंची हैं, खुद जीती हैं और एक सीट वो हार गई, तो वो ऐसा बयान देके उनको क्या फायदा मिला? और जबकि राजा बीजेपी के साथ थे वो उनको, लेकिन बाद में कहीं की अपनों गए साथ हाथ पगाव ले गई साथ में। तो ये गांव में कहा जाता है ना कि नाथ अपना तो गैला गैला साथ हाथ पगाव ले गैला, तो वही वाला हाल कह दी। लेकिन किस्मत के सब खेल है ब्रजेश जी। और लेकिन इस बात को ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए ये बहुत कठिन दौर है। 10 साल से मोदी मैजिक था, लहर थी और बीजेपी के इतने लाभार्थी थे, काम थे, उन सब पर भारी पड़ गई, बीजेपी पिछड़ गई। बीजेपी ने ऐसा शायद सोचा नहीं था, सर्वे में भी ये सब आया नहीं था, बड़ा उत्साह था कि वो 60 सीटें तो कम से कम जीतेंगे। जो मैंडेट आया है इससे उत्तर प्रदेश की अब 3 साल की जो असेंबली इलेक्शन तक की पॉलिटिक्स है उसमें क्या बदलाव आएंगे, पहला विषय। और दूसरा ये जो अलायंस है सपा और कांग्रेस का, कि क्या ये आगे बरकरार रह पाएगा? देखिए आज अगर देखेंगे तो जो महागठबंधन है विपक्ष का, इंडिया का, वो करीब 250 सीटों के लगभग विधानसभा स्तर पर पहुंच रहा है, जीत रहा है। 240 से 250 के बीच में उसकी स्थिति है। तो एक इसका बीजेपी समीक्षा तो करेगी ही, कोई चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है, वो देखेगी। लेकिन अखिलेश यादव की छवि बहुत बड़ी हो गई। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर भले बड़े नेता बने हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अखिलेश के सहारे ही सीटें जीती है। कांग्रेस के पास अपना कोई संगठन नहीं है। तो ये बात तो एकदम साफ है कि बीजेपी की लड़ाई उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ ही होगी। 3 साल बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तो अब बहुत कठिन चुनाव होगा, और बीजेपी अगर समय रहते डैमेज कंट्रोल कर पाई तो शायद वो सत्ता में रिपीट हो, नहीं तो फिर इसी तरह के लोकसभा में परिणाम आएंगे। तो ये तो अब बीजेपी के सिपे सालारों को सोचना है। और राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, राजनीतिक उथल पुथल क्या होगी, ये लोग आगे देखें। लेकिन ये जान लीजिए कि जातियों में जो बटा हुआ उत्तर प्रदेश है उसकी अभी तक कोई काट नहीं निकल पाई है। अब बीजेपी को बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत है कि छोटे छोटे दलों को साथ लेकर भी कोई बहुत फायदा नहीं हुआ। सबको सम्मान दिया। अगर लोकदल का देख लिया जाए
इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा उसको लाभ नहीं रहा। ब्रिजेश जी, किस्मत का खेल है, वो राजा को रंक बनाती है जनता है। जब वो सो जाती है तो राजपाट दिए रहती है, जब जाग जाती है तो करवट लेती है, बदल देती है। ये सब लोकतंत्र का खेल है। लेकिन भाजपा का अपने दम पर बहुमत न आना, इसका सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश से उसको समर्थन मिला होता तो वो केंद्र में अकेले बहुमत पे आती, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए भी आप तारीफ करेंगे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से एक नई लकीर, एक नई रोशनी विपक्ष के लिए पैदा की है कि वो लड़ने में सक्षम है। जनता ने उनको काफी बढ़ चढ़कर समर्थन दिया है। वैसे जब पार्टी बहुत बड़ी हो जाती है तो कई बार जब आप जैसे बहुत बड़ा संगठन हो जाए तो जिसको काम सौंप पे नीचे तक लोग ढीले हो जाते हैं। बार बार चुनाव जीतने रहे हैं तो कहीं मोदी है जिता देंगे, 400 पार का नारा है, जीत जाएंगे। तो एक छोटा सा किस्सा है कि एक बार एक मालिक ने अपने नौकर से कहा कि रात में लेटा था तो कहा यार कमरे में मच्छर बहुत हैं, ये मच्छर मार दो। तो नौकर भी बहुत आलसी था, वो पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद फिर मच्छर भनभनाए लगे। तो मालिक ने नौकर से कहा कि अरे तुमसे कहा था कि ये मच्छरवा मार दो और ये फिर भुनभुना रहे, कहाँ से आ गए? तो नौकर होशियार था, उसने कहा मालिक हमने तो सब मच्छरवा मार दिए थे, ये तो मच्छरों की विधवाएं हैं जो भुनभुना रही हैं, आके रो रही हैं, सब नर तो मर गए। तो जब चुनाव में ऐसे ही दूसरों के भरोसे व्यवस्था टाली जाएगी तो फिर बाद में भनभनाहट की आवाज सुननी पड़ेगी। तो दूसरों पर, तीसरे पर, चौथे पर टालने की आदत से बचना होगा। वैसे अपने यहाँ एक बड़ा हमारे यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि हार जीत पर कि वकीलों के लिए कहा जाता है कि रहीमन इस संसार में सबसे सुखी वकील, और जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो अपील। तो ये एक और सुन लीजिएगा, एक साहित्यकार ने लिखा है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी हैं, और बस अपने वास्ते फिक्रमंद हैं यहाँ सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। और मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, और हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनाव आपने परिश्रम की पराकाष्ठा की, बेहतर चुनावी प्रबंध रखा और भारत समाचार के दर्शकों को आपने हमेशा आगे रखा। और आपके नेतृत्व में जिस तरह से टीम ने काम किया है, आप साधुवाद के पात्र हैं, आपकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। इस चुनाव के शुरुआती पहले दिन से लेकर और आज परिणाम आने और उसका विश्लेषण तक आपने और आपकी टीम ने जितनी मेहनत की, जितनी योग्यता के साथ, जितनी तेज़ रफ्तार के साथ, जितने सटीक विश्लेषण के साथ और सभी आयामों पर आपने भारत समाचार के दर्शकों को जानकारियां दी, इसके लिए मैं प्रधान संपादक होने के नाते आपका और पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं कि आप सबने बहुत मेहनत की और चैनल को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बुलंदियों पर पहुंचाया। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीपी राय साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं।